भास्कराचार्य ने ज्योतिष, खगोल व गणित का ज्ञान अपने मनीषी पिता से प्राप्त किया था। स्पष्टतः उनसे पहले से ये ज्ञान चला आ रहा था। निश्चित तौर पर हमारे पास आज जो बचा है वो आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन ये भी सत्य है कि बिना विशाल इमारत के एक खंडहर भी हमें न मिलते हैं। इन्हें गिराकर दफनाने के प्रयास सदियों से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गौरवशाली इतिहास के अंश हमारे बीच है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आज जब दुनिया भर में शिक्षा में समानता की बात होती है, 1000 साल पहले भारत भूमि पर एक बेटी अपने पिता से प्रश्न पूछती है कि अंतरिक्ष में एक ग्रह किस शक्ति से टंगे हुए हैं, ये गिरते क्यों नहीं हैं। 1000 साल पहले एक प्रश्न आना कि अंतरिक्ष में ग्रह टंगे हुए हैं, यही दुनिया को आश्चर्यजनक लग सकता है। एक पुत्री का अपने पिता से पूछना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बेटी पढ़ाओ की एक शानदार परंपरा 1000 साल पहले ही थी। इसके बाद पिता का जवाब और महत्व का है। उन्होंने जो जवाब दिया उसे इस घटना के 600 साल बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में दुनिया ने जाना, वो भी न्यूटन के नाम से। ये कहानी नहीं बल्कि भास्कराचार्य द्वितीय और उनकी बेटी लीलावती के बीच का संवाद है। आज भी उनके ये श्लोक और साहित्य सुरक्षित हैं। वर्तमान दौर के भी कई गणितज्ञ ने उनके इस कार्य को अपने शोध पत्रों में रखा। कैसे 1000 साल पहले ही भारत में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर चर्चा होती थी कि कहानी आज आपके सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पर भास्कराचार्य से पहले भी ये परंपरा मौजूद थी। उनसे पहले भास्कर या भास्कराचार्य प्रथम, जो 600 ईस्वी में पैदा हुए थे, ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर भाषा टीका लिखा था। भास्कराचार्य द्वितीय, जो 1100 के लगभग हुए, को इसीलिए ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली क्योंकि उन्होंने बीतते समय के साथ हुई के अन्य शोधों को भी अपने कार्य में शामिल किया। वर्तमान गणित के कई सूत्र वो 1000 साल पहले ही अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में लिख चुके थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में आध्यात्म ही चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन वेदों के अतिरिक्त मौजूद कई प्राचीन ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा विज्ञान भी समृद्ध था। जिस तरह अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहन सहन और खान पान बदल जाता है, उसी तरह हर एक क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली भी भिन्न होती है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली और पुरातन साहित्य को संजोने के प्रयास भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। निर्विवाद रूप से भारत पूरे विश्व में गणित का जनक है। बदलते वक्त के साथ हमारा गणित काल गणना और ज्योतिष तक सिमट कर रह गया, लेकिन ये इसका बहुत ही सीमित रूप है। विस्तृत रूप से समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं भास्कराचार्य द्वितीय की, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहकर संबोधित करते हैं। दरअसल ये अपने अपने विषयों में पारंगत वैज्ञानिक थे। हमारे पठन पाठन की प्रणाली भी इतनी उत्कृष्ट थी कि आज तक उस गौरवशाली इतिहास के अंश बचे हुए हैं। हम पद्यात्मक या लयात्मक तरीके से कठिन सूत्रों को याद करते थे। ऐसे ही सूत्रों में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें एक बड़ा रहस्य है गुरुत्वाकर्षण का नियम। भास्कराचार्य जी का जो कार्य अब हमें मिलता है, उसे बाद के शोधकर्ताओं ने सिद्धांत शिरोमणि के नाम से सुरक्षित किया है। ये 4 भागों से मिलकर बना हुआ विशाल ग्रंथ है, जिसके 4 हिस्से हैं: लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय। लीलावती और बीजगणित स्वतंत्र ग्रंथ हैं और अंतिम 2 अब भी सिद्धांत शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। भास्कराचार्य ने तीसरे भाग गोलाध्याय में लिखा है: मरुच्चलो भूर्चला स्वभावतो यतो विचित्रावत वस्तु शक्त्यः आकृष्ट शक्तिश्च महितया यत् खस्तन गुरुस्त्वाभिमुखम स्वशक्तत्य आकृष्यते तत्पद ततीव भांति समय समन्तात क्वा पतत्युम खे भुवन कोश गोलाध्याय सिद्धांत शिरोमणि। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है। ये आकर्षण शक्ति भारी पदार्थों को अपनी ओर संतुलित रूप से आकर्षित करती हैं और इस कारण वह जमीन पर गिरते हैं। जब आकाश में समान ताकत होता है तब ये नीचे नहीं गिरते हैं। ये मात्र एक उदाहरण है। ऐसे कई सूत्र और प्रमेय इन एकेडमिक किताबों में लिखी हुई हैं। विगत कई वर्षों से भारतीय इतिहास से लगातार छेड़छाड़ की गई। भारत दुनिया के अन्य देशों के लिए हमेशा से संपन्नता का प्रतीक था। यही वजह है कि भारत पर लगातार हमले हुए। विज्ञान के बिना संपन्नता संभव नहीं है। गणित विज्ञान का मूल है। यही वजह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले ही खगोलीय गणनाओं को ठीक ठीक रख दिया था। वर्तमान ज्योतिष इसका बचा हुआ अंश है, लेकिन इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रहों को लेकर भारत में गणना के तौर तरीके कितने परिष्कृत थे। भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में दक्षिण भारत के गांव में हुआ था।
केरल के मलाबार हिस्से में गणित की एक बृहद परंपरा थी जिस पर कई अंग्रेज शोधार्थियों ने भी काम किया है और अपनी पुस्तकें लिखी हैं। भास्कराचार्य ने ज्योतिष, खगोल या गणित का ज्ञान अपने मनीषी पिता से प्राप्त किया था। स्पष्टतः उनसे पहले से एक ज्ञान चला आ रहा था। निश्चित तौर पर हमारे पास आज जो बचा है वो आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन ये भी तय है कि बिना विशाल इमारत के एक खंडहर भी हमें न मिलते। इन्हें गिराकर दफनाने के प्रयास सदियों से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गौरवशाली इतिहास का अंश हमारे बीच है। भास्कराचार्य की पुस्तकों में हमें उस वक्त के पढ़ाने के रोचक तरीकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। लीलावती को भास्कराचार्य की पुत्री भी माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक काल्पनिक नाम भी हो सकता है। खैर, जो भी हो, ये तय है कि उपनिषदों की गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर परंपरा के आधार पर ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं। यहाँ लीलावती के प्रश्न हैं और बाद में उन्हें समाधान करने के लिए या हल करने के लिए जो प्रश्न दिए जाते थे उसका एक रोचक उदाहरण मिलते हैं। किस तरह हमारे परंपरागत महाकाव्यों को प्रश्नों के लिए रखा जाता था उसका उदाहरण लीलावती में मौजूद ये प्रश्न है। अर्थ क्रोध से भरे अर्जुन ने रण में कर्ण को मारने के लिए बाणों का समूह लिया। उसमें से आधे बाणों से कर्ण को मार डाला। उस बाण गण के चतुर गणित मूल से घोड़ों को मार डाला। 6 बाणों से सारथी शल्य को यमराज का अतिथि बनाया। 3 बाणों से छत्र, ध्वजा और धनुष तोड़ा। पीछे 1 बाण से कर्ण के सिर काट डाला। तो कहो, रण में अर्जुन ने कुल कितने बाण लिए थे? यह उदाहरण प्रश्नों के प्रकार समझाने के लिए रखा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के सूत्र भी इन पुस्तकों में दिए गए हैं। मैं वर्तमान समय के कुछ गणितज्ञों को जानता हूं जो आज भी इस पुरातन साहित्य में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम आधुनिक शोध पत्रों में इनका जिक्र नहीं पाते। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति कागजी कार्रवाई पर चलती है, इसीलिए जिसने पहले कागज रखा वही मालिक बन गया। ये ठीक वैसा ही कि आज अमेरिका या कोई अन्य देश योग, तुलसी या हल्दी का पेटेंट अपने नाम करा लें। अंत में इस इतिहास को आपके समक्ष रखने का उद्देश्य दरअसल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हमारे पढ़ने और पढ़ाने के तरीके हमारी संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। हम अधूरे विदेशी हैं और इस चक्कर में अधूरे ही देशी बनकर रह गए। हम कभी भी विदेशी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी भौगोलिक स्थिति और उससे उपजी परंपराओं से चलती है। हमें अपनी इस गौरवशाली साहित्य और पुनर्स्थापन के साथ उस शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना करनी होगी। इतिहास के बिखरे अंशों को जोड़ना उसकी तरफ एक कदम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।